आधी रात के समय राजा अशोक अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनकी आंख घुंघरुओं की तेज आवाज से खुल जाती है। राजा अशोक चौंक कर उठ जाते हैं। ये तो चंद्रमुखी के घुंघरुओं की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो आज हमने जिंदा जलाकर मार दिया था। तभी राजा अशोक के कानों में एक स्त्री की भारी आवाज टकराती है। तूने मुझे जिंदा जलाकर मार दिया, अब मैं तुझे और तेरे खानदान को जिंदा जलाकर मार दूंगी। तेरी आने वाली नस्लों को तबाह कर दूंगी मैं। राजा अशोक इधर उधर देखने लगे। तभी कक्ष में काला धुआं फैलने लगा। अचानक वो काला धुआं एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली जली हुई स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम तो चंद्रमुखी हो। हाँ, मैं चंद्रमुखी हूँ, जो तुझसे बदला लेने के लिए दोबारा इस संसार में आई है। और जब तक तेरे खानदान का नामो निशान नहीं मिटा देती, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। अचानक राजा अशोक के शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरह से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी रानी रुक्मणी और महल के राजगुरु हुए आए, मगर सामने खड़ी भयानक बला को देखकर राजगुरु ने चीखते हुए रानी रुक्मणी से कहा, महारानी, ये तो चंद्रमुखी है जो वापस आ गई है। अपने पुत्र को लेकर इस महल से बहुत दूर चले जाइए और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। मैं चंद्रमुखी को इस कमरे में कैद कर दूंगा। जिस दिन ये दरवाजा खुला, उस दिन चंद्रमुखी आजाद होकर कहर ढा देगी। इतना कहकर राजगुरु ने अपने गले में टंगा हुआ ओम का लॉकेट उतारकर चंद्रमुखी के सामने रख दिया। चंद्रमुखी फिर से काले धुएं में परिवर्तित हो गई। राजगुरु तुरंत रानी रुक्मणी को लेकर राजा अशोक के कक्ष से बाहर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया और उस ओम के लॉकेट को दरवाजे की कुंडी में बांध दिया। इस घटना के 200 साल बाद कौशल्या देवी अपने बंगले के गार्डन में पौधों में पानी डाल रही थी कि तभी एक लग्जरी कार वहां पर आकर रुक गई। उस कार के अंदर से कौशल्या देवी का बेटा आर्यन एक सुंदर लड़की के साथ उतरकर कौशल्या देवी के सामने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मॉम। लगता है लंदन में रहकर तुम अपने संस्कार भी भूल गए। आर्यन, हमारे यहाँ नमस्ते किया जाता है। और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम पूनम है। मैंने पूनम से लंदन में ही शादी कर ली। ये आपकी बहू है। लंदन में शादी कर ली? अरे बेवकूफ, अगर तू मेरी सुंदर बहू को शादी से पहले यहाँ ले आता तो मैं तेरी शादी शाही रीति रिवाजों से करवाती। तुझे कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? तभी कार के अंदर से एक व्यक्ति एक सुंदर लड़की के साथ उतरकर आर्यन के बगल में खड़ा हो गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, ये मेरा दोस्त राहुल है और ये इसकी पत्नी दिशा। ये दोनों अमेरिका में ही रहते हैं। कुछ दिन इंडिया घूमने के लिए मेरे साथ आए हैं। कौशल्या देवी उन सबको बंगले के अंदर ले आई। कुछ देर के बाद आर्यन ने अपनी माँ से कहा, पूनम का हमारी संग्रामपुर की हवेली को देखने का बड़ा ही मन था। एक्चुअली क्या है ना कि पूनम को इतिहास में बहुत दिलचस्पी है। सच कहूं तो राहुल और दिशा भी सिर्फ हमारे संग्रामपुर की हवेली को देखने के लिए ही अमेरिका से यहाँ तक आए हैं। बेटा, तू तो जानता है कि वो हवेली शापित है। उसके बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं। तेरे पिताजी मुझे भी हमेशा वहाँ जाने के लिए मना करते थे। ये सब पुरानी बातें हैं माँ। आज का जमाना बहुत बदल चुका है। अगर आपका जाने का मन नहीं है तो आप मत जाइए, लेकिन मैं अपनी वाइफ और अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जरूर जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेले वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। अगर तेरी पत्नी और तेरे दोस्तों का इतना ही मन है तो फिर मैं भी तुम सबके साथ चलूंगी। अगले दिन वो सब संग्रामपुर के एक सड़क पर खड़े थे। आर्यन हाथ में मैप पकड़े हुए था। तभी उसका दोस्त राहुल आर्यन से हंसते हुए कहता है, अरे यार, ये 200 साल पुराना मैप है। 200 साल में दुनिया बदल गई है। किसी से कंफर्म कर लेना कि तेरी हवेली कहाँ है। राहुल की बात पर दिशा हंसने लगी। राहुल सही कह रहा है, और वैसे भी वो हवेली तुम्हारे पूर्वजों की है। आफ्टर ऑल तुम उस हवेली के राजा ही हुए। तभी उन सबके कानों में एक साधु की आवाज टकराई, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? हमें संग्रामपुर की हवेली जाना है। संग्रामपुर की हवेली के बारे में सुनकर साधु चौंक पड़ा। संग्रामपुर की हवेली में
तुम सबका क्या काम? आप चाहे तो कह सकते हैं कि मैं उन्हीं पूर्वजों का वंशज हूँ। समझ गया। मेरा कहा मानिए तो शहर वापस लौट जाइए। संग्रामपुर की हवेली हवेली नहीं बल्कि मौत की हवेली है। उस हवेली में आज भी चंद्रमुखी की घुंघरू की आवाज लोगों को सुनाई देती है और उसकी चीखें सुनी नहीं देती। साधु महाराज, हमें ये कहानी मत सुनाइए। हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली यहाँ से कितनी दूर है। लगता है तुम नहीं मानोगे। ठीक है तो सुनो। तुम जिस सड़क पर खड़े हो, इस सड़क से सीधे रास्ते पर चले जाओ, तुम्हें हवेली दिख जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आर्यन, दिशा और राहुल कार में बैठ गए। कुछ ही देर में वो सब हवेली के सामने थे। हवेली को देखकर पूनम आश्चर्य से बोली, आर्यन, ये हवेली कम महल ज्यादा लगती है। पूनम, मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमारा परिवार शाही घराने से है। हवेली तो लोग इसे कहते हैं, असल में तो ये एक महल है। चलो अंदर चलते हैं। कुछ ही देर के बाद वो सब हवेली के अंदर खड़े थे। तभी पूनम की नजर हवेली के एक कमरे की ओर चली गई। इस कमरे के बाहर ये ओम का लॉकेट क्यों बंधा हुआ है? कहते हैं कि इसी कमरे के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा का वास है। ये कमरा किसी भी कीमत पर खुलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब हम सबको सो जाना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं माँ। राहुल और दिशा एक कमरे में शिफ्ट हो गए। पूनम और आर्यन हवेली के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए और कौशल्या देवी भी एक अलग कमरे में सो गईं। आधी रात का समय हो चुका था। अचानक पूनम के कानों में घुंघरू की आवाज टकराई। ये तो घुंघरू की आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस हवेली के अंदर कोई स्त्री नृत्य कर रही हो, मगर ये हवेली तो बरसों से बंद पड़ी हुई थी। पूनम उस दिशा की ओर चल पड़ी जहां से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में पूनम उस कमरे के सामने खड़ी थी जिस कमरे के बाहर ओम का लॉकेट बंधा हुआ था। आवाज तो इसी कमरे से आ रही है, लेकिन माँ ने इस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मना किया है। जो भी हो, मुझे देखना तो पड़ेगा कि अंदर कौन है। पूनम ने उस कमरे का द्वार खोल दिया, मगर सामने का दृश्य देखकर पूनम की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। एक जली हुई स्त्री घुंघरू पहनकर नृत्य कर रही थी। अचानक वह काले धुएं में परिवर्तित हो गई। पूनम ने जैसे ही चीखने के लिए अपना मुंह खोला, वो काला धुआं पूनम के मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। कुछ ही देर में पूनम का चेहरा भयानक हो गया और वो तेज रफ्तार से बाहर निकलकर नृत्य करने लगी। अचानक कमरे में सो रही दिशा की आंख खुल गई। ये घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? दिशा ने अपने पति राहुल को नींद से जगाकर कहा, राहुल, देखो ना, ये घुंघरुओं की आवाज कहीं से आ रही है। लगता है बाहर कोई है। राहुल ने आंख मसलते हुए कहा, सो जाओ दिशा, जरूर ये आर्यन होगा जो हमें डराने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं राहुल, मुझे तो कुछ और भी लग रहा है। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। मुझे डर सा लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि बाहर कौन है। राहुल और दिशा अपने कमरे से बाहर निकल आए, मगर सामने का दृश्य देखकर दिशा कांप उठी। ये तो पूनम है। इसका चेहरा कितना भयानक हो गया है। वो राहुल और दिशा को बुरी तरह से घूरती हुई बोली, मैं बरसों से कमरे में बंद थी, आज मौका मिला है। अब मैं राजा अशोक के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। तुम सब मरोगे। अचानक राहुल और दिशा के शरीर में आग लग गई और वो दोनों बुरी तरह से चीखने लगे। उन दोनों की चीख सुनकर आर्यन और उसकी माँ कौशल्या अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए। कौशल्या देवी कांपते हुए आर्यन से बोली, आर्यन, ये तो बहू है। लगता है बहू के शरीर के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। अब ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी पूनम के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आर्यन को देखकर भयानक अंदाज में हंसने लगी। तू ही राजा अशोक का आखिरी वंशज है। तुझे मार कर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। इतना कहकर भयानक हो चुकी पूनम आर्यन के ऊपर झपटने ही वाली थी
कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। अपने कदम वहीं रोक ले चंद्रमुखी, और इस लड़की के शरीर को छोड़ दे। आर्यन और कौशल्या देवी ने देखा कि एक बहुत बूढ़े साधु खड़े हुए भयानक हो चुकी पूनम को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। भयानक पूनम उस साधु की ओर देखकर दूसरी स्त्री की आवाज में बोली, राजगुरु, तू अभी तक जीवित है? तूने ही मुझे राजा अशोक के कमरे में कैद कर दिया था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी उस बूढ़े साधु ने अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर पूनम के शरीर के ऊपर फेंक दी। अचानक भयानक पूनम का मुंह खुल गया। पूनम का मुंह खुलते ही वो काला धुआं बाहर आ गया। काला धुआं बाहर चला गया। पूनम बेहोश हो गई। किसी जमाने में मैं इस महल का राजगुरु था। मैंने ही चंद्रमुखी की आत्मा को महाराज अशोक के कक्ष में बंद कर दिया था, जिसे शायद तुम्हारी पत्नी ने खोला होगा। लेकिन राजा अशोक तो 200 वर्ष पहले हुआ करते थे। हाँ, हम साधु योग के सहारे वर्षों तक जीवित रहते हैं। चंद्रमुखी राजा अशोक के दरबार में नर्तकी थी। जब राजा अशोक को पता चला कि चंद्रमुखी शैतान की पुजारन है और वो काला जादू करने के लिए निर्दोष और मासूम लोगों की बलि देती है, तो राजा अशोक ने चंद्रमुखी को जिंदा जलवा दिया और चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए नर्क से दोबारा लौट आई। तो क्या चंद्रमुखी की आत्मा यहाँ से चली गई? इस समय तो यहाँ से चली गई, लेकिन वो दोबारा वापस जरूर आएगी। इसीलिए तुम अब से कभी भी इस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए। आर्यन अपनी पत्नी पूनम और मां कौशल्या देवी को लेकर अपने शहर वापस आ गया। वो आज भी अपने दोस्त राहुल और दिशा को बहुत याद करता है। आधी रात का समय था। भयंकर बर्फबारी हो रही थी। सुंदरनगर के वासी अपने अपने घरों में मोटी मोटी रजाइयों में दुबके हुए पड़े थे। सारे शहर की बिजली गुल थी। सुंदरनगर का जंगल रात के समय बड़ा ही भयानक लग रहा था। जंगल की सड़क पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे भरी सड़क पर एक कार हल्की गति से चल रही थी। कार के अंदर अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या, वो तीनों दोस्त थे। कार अभिमन्यु ड्राइव कर रहा था। अभिमन्यु, तुम्हें कार को ड्राइव करते हुए 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक हम जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। आखिर हम कब तक सुंदरनगर पहुंचेंगे? बकवास मत करो कार्तिक, जंगल जाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। तुम्हारी वजह से ही हम तीनों इस बर्फबारी में फंस चुके हैं। अभिमन्यु, बहस करने के बजाय अगर तुम कार की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दोगे ना, तो हम लोग होटल जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तान्या, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी भी हो रही है। मैं कितनी मुश्किल से ड्राइव कर रहा हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कार मैं ड्राइव कर लेता हूँ। ये खतरा मैं नहीं उठा सकता। अरे दिन में भी तुम गाड़ी को इधर उधर ठोक देते हो, और फिर अभी तो रात हो रही है और ऊपर से बर्फबारी भी। अचानक कार झटका देते हुए रुक गई। क्या हुआ अभिमन्यु? तुमने कार क्यों रोक दी? नहीं तान्या, मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। अपने आप रुक गई? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों अपना मुंह 2 मिनट के लिए बंद करोगे प्लीज, ताकि मैं देख सकूं कि प्रॉब्लम क्या है। इतना कहकर अभिमन्यु कार से बाहर निकल गया और कार खोलकर चेक करने लगा। कुछ देर चेक करने के बाद अभिमन्यु कार के अंदर दोबारा बैठ गया। क्या हुआ? वही जिससे डर लग रहा था। लगता है कार किसी मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है मैकेनिक हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर तो सिवाय बड़े बड़े पेड़ पत्तों और बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि सुंदरनगर यहाँ से कितनी दूर है। तो क्या हमें सारी रात इस कार में ही गुजारनी पड़ेगी? यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम रात इस कार में नहीं बिता सकते। ये जंगली इलाका है, बर्फबारी हो रही है, और मैंने सुना है कि यहाँ के जंगली जानवर बहुत खतरनाक हैं। इतना कहकर अभिमन्यु कार से बाहर निकला। अचानक अभिमन्यु की निगाह
सामने बनी एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली को देखकर अभिमन्यु कार के अंदर झांकते हुए बोला, टेंशन मत लो दोस्तों, हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना मिल गया। तान्या और कार्तिक कार के बाहर निकल आए। तान्या सामने बनी पुरानी हवेली को बहुत गौर से देखती हुई बोली, ये तो बहुत पुरानी बनी हुई हवेली लगती है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा। क्या फर्क पड़ता है तान्या कि वहाँ कोई रहता हो या ना रहता हो, हमें तो बस रात गुजारनी है। एक काम करते हैं, हम तीनों वहाँ चलते हैं और लकड़ियाँ जलाकर आग जला लेते हैं। वो तीनों अपनी कार को वहीं छोड़कर धीरे धीरे कदमों से उस हवेली की ओर बढ़ गए। अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या तीनों कॉलेज के दोस्त थे। वो तीनों एडवेंचर के शौकीन थे। वो तीनों जंगल के काफी अंदर तक निकल गए और फिर रास्ता भटक गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो तीनों हवेली के सामने खड़े हुए थे। दूर से देखने में तो ये हवेली नजर आती है अभिमन्यु, लेकिन ये तो कोई बहुत पुराना महल मालूम पड़ता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो तान्या, ये कोई हवेली नहीं बल्कि एक महल है जो कि अब खंडहर में बदल चुका है। इस महल के आसपास तो देखो, यहाँ तो मोटी मोटी और लंबी झाड़ियों ने अपना बसेरा बना रखा है। आखिर तुम दोनों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अरे ये हवेली हो या महल, हमें बस रात गुजारनी है। चलो अंदर चलते हैं, मुझे लगता है अंदर हमें काफी लकड़ी मिल जाएगी। तभी उन तीनों के कानों में झाड़ियों में से किसी के कदमों की सरसराहट की आवाज टकराई। उन तीनों ने देखा कि कोई अजीब सी दिखने वाली औरत उन तीनों के पास ही आ रही थी। उस औरत को देखकर तान्या और कार्तिक को अजीब सा महसूस होने लगा। वो औरत उन तीनों को अजीब सी नजरों से घूरती हुई बोली, तुम तीनों कौन हो और इस महल के बाहर क्या कर रहे हो? हम तीनों दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। सुंदरवन घूमने के लिए आए थे। आज हमारा जंगल घूमने का मूड बना और वापसी में हम रास्ता भटक गए। अचानक रात में बर्फबारी होने लगी और हमारी कार खराब हो गई। हमें रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। और कहीं तुम्हारे दिमाग में ये विचार तो नहीं आया कि रात इस महल के अंदर गुजार लेनी चाहिए? आप तो काफी समझदार मालूम होती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसी इरादे से यहाँ पर आए हैं। मूर्ख, ये महल नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है। अगर गलती से भी इस महल के अंदर प्रवेश कर गए तो दोबारा इस दुनिया की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। तुम कहना क्या चाहती हो? इस महल में मंजुलिका का राज है। अगर गलती से भी कोई इंसान इस महल के अंदर चला जाता है तो वो कभी जीवित वापस नहीं आता। मंजुलिका उस इंसान की आत्मा तक अपने वश में कर लेती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? ये सब घिसी पिटी पुरानी बातें हैं। हमने बहुत सारी फिल्मों में ये सब होते हुए देखा है। समझाना मेरा काम था। मेरी बात को मानना ना मानना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस महल के अंदर जाने से पहले आसपास एक बार निगाह दौड़ा लो। यहाँ तुम्हें सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो औरत बड़ी फुर्ती से उन तीनों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या ने उस औरत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तीनों उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। उन तीनों ने देखा कि वो महल अंदर से काफी बड़ा था। उस महल के अंदर काफी बड़े बड़े कमरे बने हुए थे जिनमें अभी भी बहुत सी सुख सुविधाओं की वस्तुएं रखी हुई थी। तभी अचानक अभिमन्यु की नजर उस महल के एक दरवाजे पर पड़ी। उस कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अजीब बात है, सारी हवेली में अंधेरा छाया हुआ है और उस कमरे के अंदर से रोशनी आ रही है, जैसे कि वहां पर कोई मशाल या बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही हों। अभिमन्यु, कहीं उस औरत की बात सच ना हो। पागल तो नहीं हो गई? तुमने उस औरत की हालत नहीं देखी? मुझे तो वो कोई पागल औरत लग रही थी। चलो चलकर देखते हैं। हो सकता है कि इस टूटे फूटे महल का ओनर इसी महल में रहता हो। इतना कहकर अभिमन्यु उस कमरे की ओर बढ़ गया। सच तो ये था कि कार्तिक और तान्या अंदर से थोड़े डरे हुए थे। मजबूरी में उन दोनों को भी अभिमन्यु के साथ आगे आना पड़ा। अभिमन्यु बड़ी फुर्ती के साथ उस कमरे के अंदर प्रवेश कर गया।
मगर कमरे का दृश्य देखकर अभिमन्यु की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक महिला बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई एक सोफे पर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसके आसपास बहुत महंगे महंगे कैंडल स्टैंड रखे हुए थे। अचानक उस सुंदर महिला ने अपनी आंखें खोल ली। वो कार्तिक, अभिमन्यु और तान्या की ओर देखकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, तुम तीनों कौन हो? सवाल ये नहीं है कि हम तीनों कौन हैं, सवाल ये है कि तुम कौन हो और इस महल में अकेली क्या कर रही हो? और वो भी इस खंडरनुमा महल में? अजीब बात है, तुम मेरे ही महल में आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, जबकि बताना तुम्हें चाहिए कि तुम कौन हो। लेकिन फिर भी तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा नाम। अचानक वो महिला बोलते हुए रुक गई और धीरे धीरे कदमों से उठकर उन तीनों के करीब आकर खड़ी हो गई। बाहर बहुत सर्दी है और तुम तीनों भूखे भी मालूम पड़ते हो। सामने आतिशदान में जो लकड़ियां रखी हुई हैं, उन्हें जला लो और अपने शरीर को गर्म कर लो। उसके बाद आराम से बैठकर एक दूसरे के बारे में पूछताछ कर लेंगे। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो महिला कमरे से बाहर निकल गई कि अब उन तीनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अभिमन्यु ने आतिशदान में रखी हुई लकड़ियां जला दी और वो तीनों आतिशदान के करीब बैठकर आग सेकने लगे। अचानक वो सुंदर महिला कमरे के अंदर अपने हाथ में एक सुंदर ट्रे पकड़े हुए उन तीनों के सामने खड़ी हो गई। ये लो, मैंने ये कॉफी तुम तीनों के लिए बनाई है। इसे पीकर तुम तीनों को काफी आराम मिल जाएगा। अभिमन्यु, तान्या और कार्तिक ने ट्रे में से एक एक कप उठा लिया। अभिमन्यु ने जैसे ही कॉफी का एक सिप लिया, एक भयंकर बदबू उसके नाक से टकराई। उसे तेजी से उल्टी आ गई। अभिमन्यु कप फेंकते हुए उस औरत की ओर देखकर बोला, ये क्या है? ये किस तरह की कॉफी है? इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिमन्यु। ये कॉफी नहीं है अभिमन्यु, ये कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का खून है। तुम तीनों में से सबसे समझदार ये लड़का है। इसने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे कप में कॉफी नहीं बल्कि गर्म खून था, मगर वो ताजा खून नहीं था कि बरसों बाद इस महल में इंसान आए हैं। पिछली बार 10 वर्ष पहले कुछ इंसान आए थे। उनका खून मैंने मेहमानों के लिए बड़ा संभाल कर रखा था। उस महिला की बात सुनकर उन तीनों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? मंजुलिका, क्या तुम्हें बाहर उस पागल औरत ने नहीं बताया कि इस महल के अंदर जो भी आता है वो जीवित वापस नहीं जाता? इतना बोलते ही उस सुंदर महिला का चेहरा एक भयानक महिला में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं और उसका चेहरा बुरी तरह से काला पड़ गया। उसके लंबे बाल कटीली झाड़ियों में परिवर्तित हो गए। बाहर वो औरत सही कह रही थी दोस्तों, यहाँ से भागो। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि अचानक अभिमन्यु का शरीर 10 फीट ऊंचा उछल गया और उसका शरीर पूरी ताकत से सर के बल नीचे गिरा। अभिमन्यु ने एक चीख के साथ वहीं पर दम तोड़ दिया। ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम्हारा दोस्त अब संसार से मुक्त हो चुका है। अब तुम सबकी बारी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इंसान हमेशा मेरी तन्हाई में दखल देने के लिए यहाँ चले आते हो। इतना बोलकर उस भयानक औरत ने तान्या का गला कसकर पकड़ लिया। देखते ही देखते तान्या का चेहरा ऐसा हो गया जैसे कि उसके मरे हुए वर्षों बीत चुके हो। मंजुलिका ने तान्या के शरीर में ही तान्या का गला छोड़ दिया। अगले ही पल तान्या का शरीर एक कंकाल में परिवर्तित हो गया। कार्तिक चीखता हुआ वहां से बाहर की ओर भागा। मूर्ख इंसान, तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते। मंजुलिका के महल में जो भी आता है फिर इस महल से कभी वापस नहीं जाता है। कार्तिक दौड़ते हुए उस महल के दरवाजे तक आ गया।
उसने देखा कि बाहर वही औरत खड़ी हुई उसे दया भरी नजरों से देख रही थी। कार्तिक ने जैसे ही अपना पैर महल के बाहर निकालने के लिए रखा, अचानक वो 10 फीट ऊंचा उठता हुआ पीछे की ओर गिर गया। मैंने तुम तीनों को समझाया था कि तुम चाहकर भी इस महल से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे बचा लो, मेरे दोनों दोस्तों को उसने मार दिया। नामुमकिन है। मंजुलिका का दायरा सिर्फ इस महल के अंदर ही बंधा हुआ है। काश कि तुम तीनों दोस्त इस महल के अंदर नहीं आते। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम कौन हो? तुम्हें इस महल के बारे में इतना कुछ कैसे पता? बरसों पहले मेरा बेटा इसी हवेली के अंदर गया था, आज तक वापस नहीं आया। मैंने उसका इंतजार करते करते इन्हीं झाड़ियों में दम तोड़ दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटकती है और यहाँ हर आने वाले को महल के अंदर जाने से सचेत करती है। मगर पता नहीं लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। तभी मंजुलिका कार्तिक के सामने आ गई। कार्तिक की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन पुलिस को तीनों की लाशें उस महल के बाहर पड़ी हुई मिली। एक हवलदार पुलिस वाले से बोला, अब क्या करना है साहब? क्या कोई केस बनाना है? हम सभी जानते हैं कि हत्या किसने की है। सही कहा साहब, भला आत्माओं को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? पता नहीं लोग इस भूल भुलैया वाले महल में क्यों चले जाते हैं। पुलिस ने केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी।